मेरी जीत तेरी हार मेरी हार, सुन ए मेरे यार। तेरा गम मेरा गम, तेरी जान मेरी जान, ऐसा अपना प्यार। जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी, ये दोस्ती। नमस्ते दोस्तों, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सीए ऋषभ डाकलिया पेनॉर्मिक एजुकेशन से एक बार फिर कॉस्टिंग थियरी का रिवीजन लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और आपने फिर से यही सोचा होगा कि सर आज इस गाने का क्या सिग्निफिकेंस हुआ। इस गाने का सिग्निफिकेंस यही है कि हमारा जो ये प्यारा सा सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इससे हमें हमारी दोस्ती और यारी इतनी पक्की रखनी है कि ये हमारा बूस्टर बन के आगे निकले। क्योंकि मैं ये बार बार क्लासेस के दौरान बोलता हूं, आप ध्यान में रखें, कॉस्टिंग इजी है और स्कोरिंग है। जी हां, आज हम चैप्टर 2 और पार्ट 2 ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग लेके आए हैं, जिसके अगेन हम कुछ क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो हमारे हिसाब से आपके थियोरी को कॉम्प्रेस बट कवरेज फॉर्म में कवर कर दे उस हिसाब से। वैसे तो इंस्टीट्यूट हमेशा बहुत ही अनसर्टन पूछ सकती है, तो वैरायटी तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा ही है, लेकिन इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव यह है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन अगर पॉसिबल हो तो वो हम ट्राई करेंगे। मैं इस बार इंस्टेड ऑफ यूजिंग द स्टडी मैट एक कॉम्प्रेस फॉर्म में थियरी नोट्स की समरी यूज करने वाला हूं, जो पीडीएफ हम आपको कमेंट सेक्शन में अवेलेबल भी करवा देंगे, जिसको आप गो थ्रू करके क्विक समरी पॉइंट्स ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन कोर डिटेल पार्ट के लिए आप मॉड्यूल एक बार वापस रेफर कर दे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जब हम मटेरियल चैप्टर की बात करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो बनता ही है, लेकिन साथ साथ में कई बार इंस्टीट्यूट इस चैप्टर से एक थियरी क्वेश्चन भी पूछ लेती है। और अब से चैप्टर 1 को छोड़ के सारे चैप्टर्स ऐसे हैं कि अगर आपने उसके सम्स कर रखे हो तो उसकी थियरी को भी आंसर करना थोड़ा इजी हो जाता है। हम ट्राई करेंगे कि क्विक वे में एक बार समराइज फॉर्म में मैं थियरी आपको फटाफट ओवरव्यू दे दूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मटेरियल कॉस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो मटेरियल हम खरीद रहे हैं उसके रिलेटेड हम कुछ मुद्दों पे चर्चा करें। जैसे कि पहला, उस मटेरियल का ऑर्डर कब करना है हमें। दूसरा, अगर हमने खरीद लिया है तो रिकॉर्ड करते वक्त क्या चीजें इंक्लूड करनी है या नहीं करनी है। तीसरा, जो हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसको हमें किस तरीके से रखना है, उसका क्या बेसिस होना चाहिए। और इन्वेंट्री कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, तो उसको कैसे ध्यान में रखना चाहिए। चौथा, अगर कुछ मटेरियल खराब हो जाए, स्पॉइल हो जाए, वेस्ट हो जाए, डिफेक्टिव निकल जाए तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होना चाहिए। ये सारे ही मुद्दों पे हमने यूके के रिलेटेड सम्स कर लिए, फीफो लिफो के रिलेटेड सम्स कर लिए और इन्वेंट्री रेशियोज के रिलेटेड सम्स कर लिए। अब इन सब की थियरी का एक बार हम लोग क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। चलिए आते हैं हम लोग इसके बेस पे। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने बोला था कि जब हम मटेरियल खरीदते हैं और वो मटेरियल खरीदते वक्त हम लोगों को मटेरियल कॉस्ट के अंदर क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर एक समराइज फॉर्म में टेबल अवेलेबल है, जो कि आपको क्विकली सारे आइटम्स और उनका ट्रीटमेंट फटाफट बता देते हैं। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, थियरी भी आ सकती है कि आपको 5 आइटम्स लिस्ट कर दिए और आपको बताना है कि वेदर दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट और नॉट। क्योंकि जो हमारा फ्लो है पूरे सब्जेक्ट का वो ऐसे ही जाता है कि मटेरियल का ट्रीटमेंट आना चाहिए, लेबर का ट्रीटमेंट आना चाहिए, ओवरहेड या एबीसी का ट्रीटमेंट आना चाहिए, और फिर हम लोग डिफरेंट वेराइटीज एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग सीखेंगे हमारे मॉड्यूल 2 में, जो हमारे ओवरऑल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जर्नी को कंप्लीट करता है। तो देखिए, बहुत सारे पार्ट दिया हुआ है, हम लोगों को एक बार कॉमन सेंस बेस लगा के देखना है। मेजॉरिटी चीजें इसमें से आपको आती है, लेकिन फिर भी मैं एक बार क्विकली बता देता हूं। जैसे कि सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट, हम लोग ये जब से हमारी कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट हुई है तब से देख रहे हैं। बेसिकली हमारा ट्रेड डिस्काउंट जो है वो ओवरऑल मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है, इसीलिए इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज प्राइस। देखिए यहां पे दिया हुआ है ऑलरेडी। देन वी हैव क्वांटिटी डिस्काउंट, मतलब एक साथ अगर हम ज्यादा क्वांटिटी खरीद ले तो क्या होगा, ऑब्वियसली हमें प्राइसिंग का एडवांटेज मिल रहा है। अगेन इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द
परचेज प्राइस। कैश डिस्काउंट एक फाइनेंस का पर्सपेक्टिव है, क्योंकि हम टाइमली पेमेंट देने की जगह पे टाइम से पहले पेमेंट दे रहे हैं या विद इन द टाइम लिमिट हम लोग डिस्काउंट का फायदा उठा रहे हैं, तो वो तो वैसे भी एक फाइनेंस कॉस्ट या फाइनेंस गेन के पर्सपेक्टिव से हम लोग कंसिडर करते हैं, इसीलिए हम लोग उसको परचेज कॉस्ट में से डिडक्ट अलग से करते नहीं है। अगर कोई सब्सिडी या ग्रांट मिल रहा है या इंसेंटिव मिल रहा है, डेफिनेटली वो डिडक्ट होना ही चाहिए। तो ये कुछ बेसिक आइटम्स हो गए डिस्काउंट रिलेटेड। ट्रेड डिस्काउंट, इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज प्राइस। क्वांटिटी डिस्काउंट सेम, सब्सिडी ग्रांट इंसेंटिव सेम। जब हम वैल्यू कर रहे हैं मटेरियल को तब की बात हो रही है, लेकिन कैश डिस्काउंट है तो उसको हम लोगों को डिडक्ट करना चाहिए नहीं। नेक्स्ट पार्ट आता है कुछ और तरह की ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जैसे कि रोड टैक्स या फिर टोल टैक्स। क्या इसको कॉस्ट ऑफ परचेज में इंक्लूड करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये नेसेसरी है गुड्स को हमारे यहां तक लेके आने में। तो अगर बायर उसको पे कर रहा है तो इट शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ परचेज। इसके ऊपर हमने सम्स कर रखे हैं, लेकिन क्विकली एक बार हम लोग सिर्फ देख रहे हैं। फिर IGST, CGST, SGST, वही कॉमन पार्ट कि अगर हमें क्रेडिट अवेलेबल है, आप सब ये टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में पढ़ चुके हो, उससे पहले भी पढ़ चुके हो। क्रेडिट अगर अवेलेबल होता है, जीएसटी का ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि क्रेडिट को हम स्मूथली अवेलेबल करा पाए और कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स हटा पाए। तो अगर CGST, SGST, IGST कोई भी तरह के जीएसटी का क्रेडिट अवेलेबल हो तो उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ परचेज में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं हो तो दैट शुड बी पार्ट, क्योंकि वो मेरा कॉस्ट हो गया, क्योंकि मैं पे कर रहा हूं जीएसटी को, लेकिन सामने जो मैं सेल कर रहा हूं, ठीक है, उस पे जीएसटी लागू ही नहीं हो रहा है या उस पे क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, आपको क्या दे रखा होगा कि इसका क्रेडिट अवेलेबल है या नहीं है। अगर क्रेडिट अवेलेबल है मतलब बेसिकली मैंने आज जो जीएसटी पे किया है, जब मैं सेल करूंगा तो रिसीव के सामने वो एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए मेरे कॉस्ट का पार्ट हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो मेरे कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। सो ये आपका IGST, देन SGST एंड CGST कवर हो जाता है। बेसिक कस्टम ड्यूटी, ये तो बेसिकली जब मैं कुछ इंपोर्ट कर रहा हूं तब लागू होता है, उसका क्रेडिट कदापि अवेलेबल होता ही नहीं है। दैट इज व्हाई इट शुड बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ परचेज। उसके बाद कुछ पेनल्टी और चार्जेस की बात करते हैं। पेनल्टी और चार्जेस में डेम्यूरेज, कभी भी ध्यान रखना कोई भी अबनॉर्मल नेचर का कॉस्ट हमारे नॉर्मल कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी अबनॉर्मल नेचर का पार्ट स्ट्रेट अवे अलग से कॉस्टिंग पैनल में जाता है। जब मैं मेरी बेसिक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकाल रहा हूं तो उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। डेम्यूरेज हो गया, डिटेंशन चार्जेस या फाइन हो गया या पेनल्टी हो गई, इन किसी को भी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। ये सारी चीजें जब हम सम्स कर रहे थे तो हमने देखा था कि इनका क्या क्या मतलब होता है। फिलहाल आप ये ध्यान में रखेंगे कि ये डेम्यूरेज या डिटेंशन चार्जेस, फाइन या पेनल्टी अब नॉर्मल नेचर के ही होते हैं और इसीलिए हम लोग इसको कॉस्ट ऑफ परचेज में इंक्लूड नहीं करेंगे। कुछ और चीजें जैसे दी हुई है लाइक इंश्योरेंस चार्जेस, ऑब्वियस सी बात है उसको तो कंसिडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि कई बार जब हम गुड्स खरीदते हैं इंश्योरेंस नेसेसरी बनता है इन ऑर्डर टू लेट इट ब्रिंग टू माई प्लेस, तो वो इंक्लूड होगा। कमीशन और ब्रोकरेज पेड सेम इंक्लूड होगा। फ्रेट इनवर्ड्स सेम इंक्लूड होगा। कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स, अब ये स्टोरी क्या है, जिस कंटेनर में वो आ रहा है वो रिटर्नेबल है या नॉन रिटर्नेबल है। अगर नॉन रिटर्नेबल है तो बेसिकली वो एक तरह का कॉस्ट हो गया जो मुझे बेयर ही करना पड़ेगा ताकि गुड्स मेरे फैक्ट्री तक सेफली पहुंच जाए। तो नॉन रिटर्नेबल कंटेनर्स मतलब जो सप्लायर भेज रहा है मुझे वो ये ऐसी पैकिंग में भेज रहा है क्योंकि वो नेसेसरी है मेरे गुड्स को उनके ओरिजिनल कंडीशन में रिटेन करने के लिए। तो ऑब्वियसली बात है वो रिटर्नेबल नहीं है, मतलब एक तरह का कॉस्ट हो गया, और कॉस्ट हो गया तो वो मुझे ओवरऑल कॉस्ट में इंक्लूड करना रहेगा। जबकि रिटर्नेबल कंटेनर्स मतलब वही जिस कंटेनर में आया है वो कंटेनर में वापस भेज दूंगा ताकि उसमें वो दूसरे गुड्स सेम पैटर्न के वापस भेज सके। तो रिटर्नेबल है तो ओवरऑल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, नॉन रिटर्नेबल है तो इंक्लूड होगा। और कई बार ऐसा होता है कि मैंने रिटर्न किए लेकिन कुछ बॉक्सेस जब वो आ रहा था तो खराब हो गए, तो ऑब्वियसली बात है मैंने जब अमाउंट पे किया होगा और मैं जब वापस रिटर्न करूंगा तो जो अमाउंट रिसीव करूंगा वो कम होगा। अमाउंट पेड, सपोज 100 बॉक्सेस में गुड्स आए थे, ठीक है, और मेरा 10,000 रुपए लगा था। अब 80 बॉक्सेस ही मैं रिटर्न कर पाया, 20 कंटेनर्स भी डैमेज हो गए, तो मैं जब रिटर्न करूंगा तो 8,000 ही मुझे वापस मिलेगा।
तो 2000 मेरा कॉस्ट हो गया, इसलिए दे रखा है क्या, अमाउंट पेड इज ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ रिटर्न, शॉर्टफॉल इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ परचेज। देन हम आते हैं शॉर्टेज। शॉर्टेज अगर नॉर्मल रीजन के कारण है, मतलब ये प्रोसेस का पार्ट है, और अगर प्रोसेस का पार्ट है तो गुड यूनिट्स हमेशा उसको बेयर करेंगे। और अगर ये अबनॉर्मल रीजन के कारण है, अबनॉर्मल रीजन का कोई भी कॉस्ट कभी भी हम लोग नॉर्मली मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, इसीलिए वो हमारा स्ट्रेट अवे कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा। तो ये चीज आगे भी आपको ध्यान में रखनी है थ्रू आउट द पार्ट। नॉर्मल रीजन गुड यूनिट्स बेयर करेंगे, अब नॉर्मल रीजन गुड यूनिट्स उसको बेयर नहीं करेंगे, वो अलग से कॉस्टिंग पीएनएल में जाने वाला है। यहां पे हमारा पहला पार्ट खत्म होता है जिसका नाम था ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स व्हाइल वैल्यूइंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको इनमें से कोई भी 4-5 आइटम आ जाएंगे तो आपको उसको बताना है कि वो इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, मटेरियल स्टोरेज एंड रिकॉर्ड्स। अब जब मैं मटेरियल को मेरे गोडाउन में स्टोर कर रहा हूं तो मैं किस तरीके से उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकता हूं। तो देखिए 3 चीज दी हुई है यहां पे, हम बिन कार्ड्स यूज करते हैं, हम स्टॉक कंट्रोल कार्ड्स यूज करते हैं, हम स्टोर लेजर यूज करते हैं, हम साइमल्टेनियसली सब भी यूज कर सकते हैं। तो इनका इंटरनल डिफरेंस क्या है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है, या इंडिविजुअली किसी पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। बिन मतलब एक डब्बा हो गया जहां पे हम लोग स्टोर कर रहे हैं हमारे रॉ मटेरियल को, और कार्ड मतलब उस डब्बे पे लगाया हुआ कार्ड। सो बिन कार्ड एक क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री है। फिर से मैं वापस वर्ड पे फोकस कर रहा हूं, क्वांटिटेटिव मतलब वहां पे मैं सिर्फ क्वांटिटी रख रहा हूं कि फिलहाल इस डब्बे में इतने मिरर्स पड़े हैं, फिलहाल इस डब्बे में इतने रॉ मटेरियल्स पड़े हैं, फिलहाल इस डब्बे में इतने आइटम्स पड़े हैं। तो ये हो गया एक क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री विच शोज के एट प्रेजेंट इस डब्बे में कितने आइटम्स है। इसका फायदा क्या होगा, हमारा जो स्टोर एरिया है वहां पे बहुत सारे अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल है, तो हर एक डब्बे के ऊपर अगर मुझे पता चल जाएगा तो आई वुड कम टू नो कि फिलहाल इस पर्टिकुलर मटेरियल की इन्वेंट्री कितनी पड़ी है, एंड दैट विल हेल्प मी इन ऑर्डर टू वेरियस थिंग्स, जैसे कि इशू कितना करना है उसका आइडिया आएगा, रीऑर्डर करना है कि नहीं उसका आइडिया आएगा, वैसा पार्ट। सो बिन रिफर्स टू अ बॉक्स कंटेनर और स्पेस वेयर मटेरियल आर केप्ट एंड कार्ड इज प्लेस्ड विद ईच ऑफ द बिन टू रिकॉर्ड द डिटेल्स। मतलब जब जब मटेरियल आएगा, जब जब जाएगा, रिटर्न कर रहे हैं, ये सारी चीजें उसमें रिकॉर्ड कर देंगे। देन सर व्हाट इज स्टॉक कंट्रोल कार्ड। अगेन अगर आप देखेंगे तो स्टॉक कंट्रोल कार्ड भी एक क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड ही है, लेकिन ये ओवरऑल इन्वेंट्री पोजीशन बताता है। मतलब 5 बिन में अगर सेम चीज है तो उसका ओवरऑल पोजीशन क्या है वो हमें कौन बता देगा, स्टॉक कंट्रोल कार्ड बता देगा। बिन एक पर्टिकुलर बिन के लिए हो गया, स्टॉक कंट्रोल कार्ड ओवरऑल उस पर्टिकुलर आइटम ऑफ इन्वेंट्री के लिए हो गया। और स्टोर्स लेजर, लेजर मतलब हम सिर्फ क्वांटिटी नहीं, हम एक और चीज पुट कर रहे हैं वहां पे, दैट इज बेसिकली प्राइस भी। इसीलिए देखो यहां पे दे रखा है इट इज बीइंग अ सब्सिडियरी लेजर एंड देयरफॉर इट इज मेंटेन्ड बाय द कॉस्ट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। मतलब नॉर्मली कॉस्ट डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग के हम लोग कौन सी कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं, नॉन इंटीग्रेटेड कंबाइन हो सकता है, इसलिए दोनों वर्ड मेंशन कर दिए गए हैं। और इसके सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होंगे वो हम लोगों ने जब बहुत सम्स पढ़े तो देखा होता है। नॉर्मली मटेरियल आता है, एक बिल ऑफ मटेरियल बनाया जाता है, बिल ऑफ मटेरियल में हम लिखते हैं कि पर्टिकुलर गुड्स में क्या क्या आइटम चाहिएंगे। फिर जब फैक्ट्री वाले को कुछ भी गुड्स चाहिएंगे तो क्या भेजेगा, एक मटेरियल रिक्विजिशन नोट भेजेगा। कहां पे भेजेगा, स्टोर्स डिपार्टमेंट में। तो स्टोर्स लेजर वाला बेसिकली जब इशू करेगा तो वहां पे नोट कर लेगा, जब कुछ आएगा तो वहां पे नोट कर लेगा। सो इट इज मेंटेन टू रिकॉर्ड बोथ क्वांटिटी एज वेल एज कॉस्ट। ऊपर वाले दोनों में हम सिर्फ क्या मेंटेन कर रहे थे, क्वांटिटी। यहां पे हम क्या मेंटेन कर रहे हैं, कॉस्ट एज वेल एज क्वांटिटी। बिन कार्ड और स्टॉक कंट्रोल कार्ड जो स्टोर्स डिपार्टमेंट है वही मेंटेन कर लेता है, जबकि जो स्टोर्स लेजर है वो हमारा जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है या कॉस्ट डिपार्टमेंट है उसको वो मेंटेन करता है, सो दैट उसके पास अमाउंट और द नंबर ऑफ आइटम्स कितने पड़े हैं वो आइडिया रहे। तो यही एक बेसिक डिफरेंस देखो दिया हुआ है। बिन कार्ड स्टोर लेजर, इट इज मेंटेन्ड बाय स्टोर कीपर, इट इज मेंटेन्ड बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। यहां पे सिर्फ क्वांटिटेटिव डिटेल्स आती है, यहां पे क्वांटिटी और वैल्यू दोनों आती है। एंट्रीज आर मेड व्हेन ट्रांजैक्शंस टेक्स प्लेस,
यहां पे क्या होगा, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जनरली आता है, ठीक है, ईच ट्रांजैक्शन इज इंडिविजुअली पोस्टेड। यहां पे हम एक दिन की समरी या एक टाइम पीरियड की समरी जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर डू नॉट अपीयर इन बिन कार्ड, क्यों? क्योंकि बेसिकली यहां पे एक बिन से जब वो बाहर निकल चुका है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है, उससे बिन को फर्क नहीं पड़ रहा। स्टोर्स लेजर को वो चीज फर्क पड़ती है, क्यों? क्योंकि स्टोर्स लेजर किसके लिए काम में आता है, आगे जाके कौन सी आइटम कौन से डिपार्टमेंट में कितने वैल्यू पे गया वो ढूंढने के लिए काम आता है, इसलिए। देन वी हैव नेक्स्ट पार्ट, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल किस तरीके से कर सकते हैं, तो कॉस्ट प्राइस मेथड, फीफो लिफो, बेस प्राइस मेथड, एवरेज प्राइस मेथड, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक और सिंपल पार्ट है, सिर्फ एक बार नाम आपके लिए ध्यान में रह जाए इसलिए मैंने स्क्रीन पे इसको ब्लिंक कर दिया है, ठीक है। यहां पे एक और अलग से टेक्निक जो हमें ध्यान में रखनी थी, क्योंकि हम यहां पे बार बार ऑर्डरिंग की बात कर रहे हैं, तो ऑर्डरिंग के लिए एक पिक्चर जो हमें ध्यान में आती है, ठीक है, वो हमने बहुत बार इसकी स्टोरी फ्रॉम अलग अलग पर्सपेक्टिव ध्यान में रखी है, सुनी भी है कि JIT मेथड क्या होता है ऑफ ऑर्डरिंग। JIT मतलब जस्ट इन टाइम, विच इज अ सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जहां पे हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास कब ऑर्डर प्लेसमेंट होना चाहिए, तब ऑर्डर प्लेसमेंट होना चाहिए जब हमारा उसका एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट आया हो। नॉर्मली क्या होता है कि आप गुड्स पहले से मंगा के रखते हैं, स्टोर करते हैं। अब ये स्टोर करने का जो कॉस्ट है वो एक नॉन वैल्यू एडेड आइटम है। व्हाई? बिकॉज वो कस्टमर के ओवरऑल सेटिस्फैक्शन को स्टोरेज कुछ उसकी वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है। तो फिर ये क्या हम हटा सकते हैं ऑल टुगेदर? जी हां, इसका फर्स्ट ट्रायल जापान में हुआ था, जब बहुत सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने, स्पेशली टोयोटा ने, बेसिकली ये ट्राई किया था कि जब उसको प्रोडक्शन फ्लोर पे कोई पर्टिकुलर आइटम की रिक्वायरमेंट है, वो ऑर्डर तभी प्लेस करता था, और उन्होंने सिस्टम ऑटोमेटेड ऐसा बनाया था कि तुरंत सप्लायर के पास वो चीज ब्लिंक हो, और सप्लायर उसको इंस्टेड ऑफ गिविंग टू द स्टोर्स डिपार्टमेंट, फिर स्टोर से फैक्ट्री पे जाए, सीधा प्रोडक्शन फ्लोर पे ही आ जाए, सो दैट हमारा जो ये टाइम फ्रेम है प्लस जो स्टोरेज कॉस्ट है वो बच जाए। बिकॉज जापान में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, छोटी सी कंट्री है, तो स्पेस का बहुत कॉन्स्टेंट रहता था। तो उन्होंने बोला, और ये एक नॉन वैल्यूएड एक्टिविटी थी। व्हाई? बिकॉज कस्टमर को इससे ओवरऑल सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था, तो जो रॉ मटेरियल स्पेस ऑक्यूपाई करते थे वो बच गया, तो उससे स्टोरेज स्पेस सेव हुई, और उससे ओवरऑल हमारा कॉस्ट जो है वो डाउन गया, और उससे ओवरऑल हम कस्टमर को बेटर प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ प्राइसिंग दे पा रहे थे। इसीलिए JIT टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, दैट इज टर्म्ड एज जस्ट इन टाइम, जब चाहिए तब। तो बेसिकली वही दिया हुआ है, और इसीलिए दो प्रिंसिपल लिस्ट डाउन किए हुए हैं। प्रोड्यूस गुड्स ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, एंड द प्रोडक्ट शुड बी डिलीवर्ड टू कस्टमर्स एट द टाइम ओनली व्हेन दे वांट। मतलब जब हमें प्रोडक्शन फ्लोर पे चाहिए तभी आ जाए। इसको बोलते हैं पुल फॉर्म। एक होता है पुश फॉर्म, मैं मंगा रहा हूं, बना रहा हूं, स्टोर कर रहा हूं, फिर पुश कर रहा हूं और आगे वो जा रहा है, ठीक है। पुल फॉर्म क्या है? डिमांड की रिक्वायरमेंट आई, डिमांड के बेसिस पे मुझे एक आइडिया आया कि मुझे इतना बनाना है, उस बेसिस पे मैंने रॉ मटेरियल का ऑर्डर किया, तो जब रॉ मटेरियल चाहिए तभी आएंगे, तो वो बेस दिया हुआ है। सो इसीलिए देखो क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच मटेरियल शुड ओनली बी परचेज व्हेन इट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर। तो इससे होगा क्या, हमारी कुछ नॉन वैल्यू एडेड चीजें हैं जो ओवरऑल कॉस्ट लग रहा था, लेकिन कस्टमर को उसका एडवांटेज नहीं हो रहा था, वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा था, वो सेव हो जाएंगे, उससे हमारी प्राइसिंग थोड़ी कॉम्पिटिटिव हो पाएगी। इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है हमारा जस्ट इन टाइम अप्रोच। मैं इसके ऊपर बहुत सारी केस स्टडीज का पार्ट है, बट अभी आई थिंक यू विल बी एबल टू फोकस एंड रिमेंबर ऑन दिस एस्पेक्ट के हमारा JIT जो है वो बेस्ड है ये दो प्रिंसिपल्स पे। एक, हम लोगों को जब चाहिए तभी वो डिलीवर हो, एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन व्हाट, पुल सिस्टम, ना कि पुश सिस्टम। इस पे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन भी पूछती है। तो देखो ये पार्ट दिया हुआ है, डिमांड फॉर द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, उसके बेसिस पे हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, फिर क्या होगा, मटेरियल रिक्वायरमेंट परचेज डिपार्टमेंट के पास जाएगी, परचेज डिपार्टमेंट उसका ऑर्डर प्लेस करेगा और सप्लायर उसको सेंड करेगा। इससे पहले उल्टा होता था, सप्लायर सेंड कर रहा था, स्टोर कर रहे थे, हम बना रहे थे और उसको वेयरहाउस में स्टोर कर रहे थे, फिर हम भेज रहे थे, फिर कई बार वो नहीं बिकता था तो हम स्कीम्स लगाते थे, एंड उससे कई बार हो सकता है कि हमारे कुछ अननेसेसरी चीजें मैन्युफैक्चर हो गई या इन्वेंट्री स्टॉक पाइल अप हो जाते थे, जिसका एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट हो सकता था, वो बच जाएगा।
सो दिस इज योर जीआईटी टेक्निक। देन आ जाता है इन्वेंट्री कंट्रोल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां पे अलग अलग मेथड्स दिए हुए, बेसिस दिए हुए। इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब जो इन्वेंट्री हम स्टोर कर रहे हैं उसको ऑर्डर कब करना है, कैसे करना है, वो बिगड़े नहीं उसका कैसे ध्यान रखना है, एंड उसके साथ साथ क्या ऐसी टेक्निक्स है जिसके बेसिस पे या जिनको यूज करके मैं इसमें वर्क कर सकता हूं। तो देखो आपको 4 चीजें दी हुई है। मैं इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकता हूं बाय सेटिंग अप क्वांटिटेटिव लेवल्स। इसके आप ढेर सारे सम्स कर चुके हैं, जैसे कि बेसिकली हमारे रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, ठीक है, ये हम सेट कर दिए। तो जैसे ही रीऑर्डर लेवल पे हमारी इन्वेंट्री आएगी, वी विल गेट अ मैसेज, ठीक है, वो ब्लिंक करेगा हमारी स्क्रीन पे और उससे हमें आइडिया आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर मटेरियल का हमें ऑर्डर दे देना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन, मतलब हम इंपॉर्टेंट देखेंगे, जो इन्वेंट्री इंपॉर्टेंट है, जो आइटम ऑफ इन्वेंट्री इंपॉर्टेंट है उसका विशेष ध्यान रखेंगे, उसका वेस्टेज कम होने देंगे, उसको टाइमली ऑर्डर कर देंगे। तो उसमें भी बहुत अलग अलग टेक्निक है, लाइक एबीसी टेक्निक, ठीक है, लाइक वीईडी टेक्निक, वो हम देखेंगे बाद में। यूजिंग रेशियो एनालिसिस से हमें यह पता चलेगा कि कौन सा आइटम फास्ट मूविंग है, कौन सा आइटम स्लो मूविंग है। एंड फिजिकल कंट्रोल बेसिस, जो एक और टेक्निक है जहां पे हम फिजिकली ये चेक करेंगे, कॉन्टिन्यूअस स्टॉक टेकिंग के बेसिस पे, परपेचुअल के बेसिस पे, टू बिन सिस्टम के बेसिस पे, वगैरह वगैरह। सो ये इन्वेंट्री कंट्रोल के अलग अलग मेथड्स है। हम हर एक पे एक क्विक डिस्कशन करने वाले हैं जिससे कि हमें ध्यान में रहे, जिसमें पहला पार्ट क्या आता है, सेटिंग अप क्वांटिटेटिव लेवल्स, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स अगर आ जाए, बाय चांस बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल हो जाए बट आ जाए, तो यू नो कि हम लोगों को बेसिकली क्या करना है। ओवर स्टॉकिंग हो जाएगी तो हमारे लिए वो नुकसानदायक होगा क्योंकि स्पेस भी खाएगा, पैसा भी ब्लॉक हो जाएगा, तो वो ना हो। लेकिन अगर अंडर स्टॉक हुए या स्टॉक आउट हो गया तो उसका अपॉर्चुनिटी लॉस का खामियाजा बहुत ज्यादा हो सकता है। तो एक प्रॉपर बेस हो, इसीलिए हम इन्वेंट्री कंट्रोल फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या है, बाय सेटिंग अप क्वांटिटेटिव लेवल्स। ये हमारा सम्स में कवर अप हो चुका है, मैं बहुत सुपर क्विक इसको कवर करूंगा। रीऑर्डर स्टॉक लेवल मतलब बेसिकली हमें कब ऑर्डर करना, हमें पता है, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, दैट इज मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब कितनी ऑर्डर करनी है, वो तो डिपेंड करेगा ना कि हमारी सबकी प्राइस सेम है या अलग अलग पार्ट है। अगर सबकी प्राइस सेम है तो हम ईओक्यू का फॉर्मूला मेथड लगाएंगे, 2AO/C का रूट। और अगर सबकी मतलब अलग अलग क्वांटिटी पे अलग अलग प्राइसिंग है तो हम इसका टेब्यूलर मेथड लगाएंगे। दोनों ही हम कवर कर चुके हैं। इसी बेसिस पे मिनिमम स्टॉक लेवल मतलब एक साइन ऑफ कंसर्न आ गया कि हम लोग वापस सप्लायर से पूछेंगे कि मिनिमम लेवल पे पहुंच गया, आया कैसे नहीं। एवरेज स्टॉक लेवल मतलब नॉर्मली कितना लेवल हम स्टोर करते हैं। डेंजर स्टॉक लेवल मतलब अब सिर्फ हम लोग जो सुपर अर्जेंट और इंपॉर्टेंट पार्ट है उसी के लिए ही मटेरियल्स इश्यू करेंगे। एंड बफर स्टॉक मतलब वो 500 रुपए का नोट जो हमने पॉकेट के साइड पॉकेट में रखते हैं कि इन केस ऑफ कॉन्टिजेंसी हम लोग को अगर यूजेज करना पड़े तो हम यूज कर पाएंगे। तो ये बहुत बेसिक वाले हैं, आई थिंक हमारे सम्स में कवर अप हो चुके हैं, ठीक है। रीऑर्डर क्वांटिटी कितना हो, इस पे ईओक्यू का बेसिक पार्ट है, उसका भी फंडा एक बार मैं बताऊं तो बेसिकली हमारे 2 तरह के कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं ईओक्यू से रिलेटेड। एक कौन सा कॉस्ट होता है, स्टोरेज कॉस्ट, और एक कौन सा होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि एक बार में मैं ज्यादा ऑर्डर कर दूंगा तो मेरा स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे को कम बार ऑर्डर करना पड़ेगा एनुअली तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। मैं एक बार में कम ऑर्डर करूंगा तो मेरे को बार बार ऑर्डर करना पड़ेगा। तो ईओक्यू एक ऐसा फॉर्मूला है जो क्या करता है, इन दोनों के टोटल को मिनिमाइज करता है। और वो मिनिमाइज कब होता है, जब दोनों इक्वल होते हैं। इसीलिए हमारा ये पार्ट आता है कि व्हाट इज आर स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है। स्टोरेज कॉस्ट हमारा आता है नॉर्मली एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। जो हमारा एवरेज इन्वेंट्री होता है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, सी से, ठीक है। और हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन हमारी क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए इंटू ओ, और ये हो जाता है Q/2 इंटू सी। जब हम इसको बेस रखते हैं तो हमारा बन जाता है Q² इज इक्वल्स टू 2AO/C। तो Q इज इक्वल्स टू हमारा क्या बन जाएगा, 2AO का अंडर रूट। यहीं से तो बेसिक फॉर्मूला आया है, ठीक है। यू नो ऑलरेडी, बट कभी एक्सप्लेनेशन आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के सम को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। देन आपका इन्वेंट्री स्टॉक आउट, सेफ्टी स्टॉक, ठीक है, ये ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है, क्या होता है। इसीलिए हम जो फर्स्ट पार्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल का, बाय सेटिंग अप क्वांटिटेटिव लिमिट,
वो हमने देख लिया। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रीऑर्डर लेवल, क्योंकि रीऑर्डर लेवल क्या होगा, हमने सपोज 50 आइटम है, सबका एक लेवल ब्लिंक कर दिया, विच इज व्हाट, मैक्सिमम कंजम्पशन डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कितना हो सकता है, इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम, कितना टाइम आने में लगेगा। तो जैसे ही हम लोग इशू कर रहे हैं हमारे स्टोर से फैक्ट्री पे, और अगर वो रीऑर्डर लेवल ब्रीच हो रहा है तो वहां पे आपको मैसेज आ जाएगा कि ये रीऑर्डर लेवल हो गया, आप ऑर्डर कर दे। इससे हम इन्वेंट्री का बेटर कंट्रोल कर पाएंगे। आई होप आपको कनेक्ट हो रहा है इस चीज के बारे में। फिर ये 4 अलग अलग बेस है, दैट इज इन्वेंट्री कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन। उसमें पहला है एबीसी एनालिसिस। ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नहीं है, ये 3 कैटेगरी बना देना है, ए बी सी। दिस इज बेस्ड ऑन आर पेरिटो एनालिसिस वाला पार्ट। अगर आपको ध्यान में हो तो 80-20 रूल, नॉर्मली अगर आप 80% फोकस करोगे सिर्फ 20% आइटम्स पे, तो आपका कई बार वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। एबीसी ऐसा ही बोलता है कि आप एक कैटेगरी में वैसे ही चीजें रखो, या तो जिनका रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है या जिनका वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो नॉर्मली आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्यूमुलेटिव टेबल बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि कुछ एक ऐसे आइटम्स है जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो सिर्फ इन पे फोकस करोगे तो आपका 70%, 60%, 80% वैल्यू अपने आप कवर हो गया। दैट इज अ गुड थिंग। तो वो ए कैटेगरी के आइटम्स है। बी कैटेगरी के आइटम्स मतलब वो आइटम्स जो वैल्यू और क्वांटिटी दोनों के टर्म्स में कहीं बीच में आते हैं, और सी क्वांटिटी है जिनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है पर वैल्यू इतनी सी है। तो इतनी सारी क्वांटिटी पे ज्यादा एफर्ट डाल के इतनी सी ही वैल्यू का नुकसान होगा या सेविंग हो पाएगी या बचा पाओगे, तो इस पे रिलेटिवली कम फोकस करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया एबीसी पार्ट। देन आता है फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स। अगेन फास्ट मूविंग आइटम्स मतलब वो होते हैं जो फटाफट हम लोगों के यूज होते हैं, बार बार जिनका फैक्ट्री फ्लोर से रिक्वायरमेंट आता है, उनको हम लोग प्लेस नियर टू स्टोर करेंगे। स्लो मूविंग स्टोर लिटिल फार, नॉन मूविंग डिस्पोजल के लिए रख देंगे। तो कंट्रोलिंग हमारी बेटर हो पाएगी, क्योंकि एक एक मिनट का टाइम सेव विल बी हेल्पिंग अस। देन अगेन वेद बोलते हैं इसको, वीईडी, दैट इज वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। इस बेसिस पे तो वाइटल क्लासिफिकेशंस वो हो गए जिसमें अगर वो पर्टिकुलर इन्वेंट्री का आइटम, कोई रॉ मटेरियल का पार्ट अनअवेलेबल हो गया, हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस पूरा इंटरप्ट हो जाएगा, तो पूरा रुक जाएगा, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफी ज्यादा लगेगा, क्योंकि द होल फैक्ट्री का प्रोडक्शन प्रोसेस विल बी एट स्टैंड स्टिल। तो ऐसे आइटम्स का हम विशेष ध्यान रखेंगे, इसलिए हम उनको क्लासिफाई करते हैं वाइटल। एसेंशियल मतलब अगर वो नहीं मिलते हैं तो थोड़ा हमारा सब स्टैंडर्ड गुड प्रोड्यूस होगा या थोड़ी एफिशिएंसी लूज होगी, तो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन वाइटल से थोड़ा कम है। डिजायरेबल मतलब हमारा जनरली होना तो चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके ना होने से ऐसा नहीं होगा कि कोई प्रोडक्शन लॉस होगा। तो ऐसा नहीं कि हम उस पर ध्यान ही नहीं देंगे, लेकिन उसको हम लोग लेटर ऑन स्टार्ट स्टेज पे पुट अप करेंगे। ये सब हम क्या कर रहे हैं, रिलेटिव क्लासिफिकेशन की 4 सेपरेट कैटेगरी। एक एबीसी बेस्ड, जहां पे हम एक कैटेगरी में वो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री जो कम क्वांटिटी की हाईएस्ट वैल्यू है उसका विशेष ध्यान रखेंगे। देन हमने देखा फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग, नाम से ही पता चल जाता है, नाम में फॉर्मूला, फॉर्मूला में नाम, ठीक है। फिर वेद क्लासिफिकेशन, वाइटल वालों को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर वो अनअवेलेबल रहे तो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस जो है पूरा स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा। तो अगर थियरी में आता है तो आपको उसी तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल, इसी ऑर्डर में जाना है। एंड देन हाई, मीडियम एंड लो मूविंग। यहां पे इंडिविजुअल आइटम देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब ओवरऑल वैल्यू नहीं देख रहे, इंडिविजुअल देख रहे हैं। तो जिसका पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा होता है उस पर थोड़ा ज्यादा कंट्रोल रखेंगे, क्योंकि वो खराब हुआ, बिगड़ा या दिक्कत हुई उसमें तो ज्यादा नुकसान की संभावना है। मीडियम एंड लो में हम लोग थोड़ी प्रायोरिटी कम रखेंगे। यहां पे मैंने सिर्फ की वर्ड्स रखे हैं, सो दैट आपके दिमाग में एक बार ये वर्ड्स रहेंगे तो आप एटलीस्ट एक्सप्रेस कर पाओगे एग्जामिनेशन में। सो दिस इज इन्वेंट्री कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन। सो हमने पहला पार्ट देखा था सेटिंग अप डिफरेंट लेवल्स, उसके बाद हमने देखा था रिलेटिव क्लासिफिकेशन जिसमें 4 टेक्निक्स अगेन आ गई, एबीसी, वेद, हाई, फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग, ठीक है, एंड हाई, लो, मीडियम, ठीक है, या हाई, मीडियम, लो। हाई वाले में और एबीसी वाले में डिफरेंस ये है कि वहां पे हम इंडिविजुअल आइटम पे फोकस कर रहे हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल यूजिंग रेशियो एनालिसिस। रेशियो में 2 कैटेगरीज बन रही है, देखो आपको दिया हुआ है इनपुट आउटपुट रेशियो, जिसमें क्या हो रहा है, इनपुट के बेसिस पे आउटपुट कितना होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो बजट जब बनेगा तो हम लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि आउटपुट के बेसिस पे इतना इनपुट चाहिए। सो इट इज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ इनपुट ऑफ मटेरियल्स टू प्रोडक्शन एंड द स्टैंडर्ड मटेरियल कंटेंट ऑफ द एक्चुअल आउटपुट। मतलब बेसिकली
इस बेसिस पे हमें एक अंदाजा आ जाएगा कि कौन से मटेरियल का कितना रिक्वायरमेंट है, और उस बेसिस पे हम लोग पहले से उस इन्वेंट्री का ध्यान रख पाएंगे। ये बेस होगा, सपोज अब मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहे तो अभी जो जिस प्रोडक्ट का आउटपुट निकल रहा है उसके लिए कौन से रॉ मटेरियल का इनपुट चाहिएगा वो बेसिस पे, ठीक है। सो इनपुट आउटपुट रेशियो एक परसेंटेज टर्म्स में हो गया, क्योंकि कई बार नॉर्मल लॉस भी होता है जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस पे जाते हैं, इसलिए इनपुट आउटपुट रेशियो पे एम्फेसिस किया गया है। दूसरा है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको पता है, आप बचपन से बहुत बार करते आ रहे हैं, कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। उससे आपको क्या पता चलेगा, अगर इन्वेंट्री टर्नओवर बहुत बड़ा नंबर आ रहा है मतलब वो क्या हो गया, बेसिकली फास्ट मूविंग आइटम हो गया, क्योंकि बार बार फटाफट टर्न अराउंड हो रहा है, ठीक है। मतलब आपका स्टोर में आ रहा है, रिप्लेनिश हो रहा है, स्टोर में आ रहा है, रिप्लेनिश हो रहा है, स्टोर में आ रहा है, रिप्लेनिश हो रहा है, तो थोड़ा उस पर ज्यादा ध्यान रखना है। और जिसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपके टोटल कॉग्स में का एवरेज पार्ट, ठीक है, का रेशियो बहुत छोटा है, दैट मींस वो स्लो मूव हो रहा है। तो स्लो मूव हो रहा है तो आप रीजन आइडेंटिफाई करें, क्या उसकी इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो उसको डिस्पोज करके उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग फ्री कर सकते हैं। ये एक बेस हुआ। और एक चौथा पार्ट और आ जाता है जो यहां पे बेसिकली लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर आपको ध्यान में रखना हो मॉड्यूल में भी अलग से पार्ट दिया हुआ है, विच इज व्हाट, फिजिकल कंट्रोल। उसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस स्टॉक टेकिंग लेते रहेंगे और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम या टू बिन सिस्टम, अलग अलग कैटेगराइजेशन है वो फॉलो करेंगे। फिजिकल कंट्रोल मतलब हम इंडिविजुअली चेक करेंगे कि कितनी आइटम्स अवेलेबल है कितनी नहीं है, ऑन अ रेगुलर बेसिस देखते रहेंगे। तो परपेचुअल सिस्टम में क्या हो रहा है, अगर हम ऑन अ रेगुलर बेसिस देखते रहते हैं, ऐसा नहीं कि टाइम फ्रेम के बाद क्वार्टरली या 6 मंथली, अगर हम रेगुलर बेसिस पे देखेंगे तो हम लोगों को थोड़ा बेटर इंसाइट मिल पाएगा अबाउट विच आइटम इज कीपिंग इन डेफिशिएंसी, किसकी सप्लाई लेट आ रही है, किसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, वो बेस है। सो दैट्स आवर फोर्थ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, विच इज व्हाट, फिजिकल कंट्रोल मेथड। देन आता है एक और पार्ट, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एंड अबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। अब देखो ये 5 अलग अलग वर्ड है। वेस्ट स्टोरेज के दौरान खराब हो गया या प्रोडक्शन के दौरान, स्क्रैप मतलब हम लोगों ने उसको डिस्कार्ड कर दिया और ज्यादा आगे नहीं बनाएंगे, स्पॉइलेज मतलब मैन्युफैक्चरिंग के दौरान वो खराब हो गया, डिफेक्टिव जो हमारी बन गई है पूरी लेकिन क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रहा, ऑब्सोलेंस मतलब यहां पे तो मशीन से कनेक्टेड हो गया। तो इनका क्या ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट सबका सेम है। अगर ये नॉर्मल रीजन के कारण हो रहा है इट इज अब्सॉर्ब बाय गुड यूनिट्स, अगर ये अबनॉर्मल रीजन के कारण हो रहा है इट इज ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ये नॉर्मल रीजन के कारण हो रहा है इट इज बोर्न बाय गुड यूनिट्स, अगर ये अबनॉर्मल रीजन के कारण हो रहा है तो इट इज ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएनएल। लेकिन फिर भी देख लेते हैं, जैसे सपोज हम लोग बात कर रहे हैं वेस्ट की, तो वेस्ट इज द अमाउंट लॉस्ट ड्यूरिंग द स्टोरेज और प्रोडक्शन, इसको कौन बेयर कर लेगा, गुड यूनिट्स बेयर कर लेंगे अगर नॉर्मल है तो। क्योंकि हम देखते हैं कई बार स्टोरेज करने के कारण, ठीक है, कुछ आइटम्स होते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ इतनी ज्यादा नहीं होती है तो वो वेस्ट होते हैं और ये रूटीन प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। वही जो हम कंसाइनमेंट में करते थे वो ट्रीटमेंट इधर देख लेंगे। यहां पे तो थियोरेटिकल पार्ट आ रहा है, तो थियोरेटिकली अगर आए तो आपको ये ध्यान में रखना है, स्क्रैप इज डिस्कार्डेड एंड डिस्पोज्ड ऑफ विदाउट फर्दर ट्रीटमेंट, अगेन इट इज बोर्न बाय गुड यूनिट्स। लेकिन अगर स्क्रैप कर रहे हो और कुछ वैल्यू रियलाइज हो रही है, कुछ तो होता है हमने स्क्रैप किया बिना कोई वैल्यू रियलाइज हुई, लेकिन कुछ हमने स्क्रैप किया और कुछ वैल्यू रियलाइज हो रही है, तो नॉर्मल रीजन है। तो जो हम प्रोसेस कॉस्टिंग में करते थे वही आपको ध्यान में रखना है कि इसकी जो कॉस्ट है उसको कौन बेयर कर लेगा, गुड यूनिट। से फॉर एग्जांपल आपने 100 यूनिट स्क्रैप की 5 रुपए पे, तो 500 रुपए रियलाइज हुआ, तो जो आपका टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें से 500 माइनस कर देंगे, लेकिन नीचे आपकी जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है वो कौन सी होगी। सपोज आपने आउटपुट 10,000 था, उसमें से मतलब आउटपुट नहीं इनपुट 10,000 था, लेकिन 1000 यूनिट्स वेस्ट हो गई, तो 9,000 से ही आप डिवाइड करने वाले। देन व्हाट इज स्पॉइलेज, स्पॉइलेज इज बेसिकली जहां पे हम लोगों के मटेरियल्स बैडली डैमेज हो गए, सेम कैटेगराइजेशन है, ठीक है। इफ दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर ऑपरेशन, रेगुलरली ऐसा होता ही है कि कुछ यूनिट्स हमारी वेस्ट हो जाती है, तो हम लोगों को सेम इसी पैटर्न में ध्यान रखना है कि रियलाइजेबल वैल्यू है तो वो हम लोगों को डिडक्ट कर देना है। लेकिन अगर ये प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है तो बस इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हम लोग ओवरहेड्स को कम कर देंगे, इफेक्टिव इसका इंपैक्ट वही पड़ने वाला है जो पहले पड़ा था, लेकिन थियोरेटिकली हम इसको ये लिखेंगे कि चार्जिंग इट टू प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है, रियलाइजेबल वैल्यू इज क्रेडिटेड टू प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट। मतलब
अगर आपको याद हो तो जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट बनाते हैं उसके क्रेडिट साइड पर लिख देंगे ताकि हमारा ओवरहेड कॉस्ट कम हो जाए। ओवरहेड कॉस्ट कम होगा तो अब्सॉर्ब कम होगा, तो अपने आप ओवरऑल यूनिट्स कम हो जाएगी। सो ये प्राइमरी पार्ट हुआ आपका, सिंपल फंडा है, ठीक है। स्पॉइलेज में आपको स्पेसिफिक चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ठीक है, जो यहां पे मैंने मार्क कर दी गई है एंड उस बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है। मूविंग ऑन, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आई थिंक एग्जाम में आ सकता है, उसके ऊपर भी एक क्विक डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द वीडियो में और चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा कि मटेरियल रिक्विजिशन नोट इज अ नोट विच इज प्रिपेयर्ड, ठीक है, फ्रॉम द फ्लोर टू दी स्टोर्स डिपार्टमेंट, ताकि वो जिसमें नोट करके बेच सके उनको कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। लेकिन एक और बिल ऑफ मटेरियल भी इश्यू होता है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर कई बार कई जनों को इश्यू होता है, तो उसका डिफरेंस हम समझ लेते हैं। देन वी विल हैव अ क्विक ओवरव्यू ऑफ अ फ्यू क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है, एंड विच विल कंक्लूड एक क्विक रिवीजन ऑफ आवर चैप्टर मटेरियल की थियरी। बिल ऑफ मटेरियल अगर आप देखें तो ये क्या है, इट इज अ डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सपोज मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, इस प्रोडक्ट में क्या मटेरियल लगेंगे, कितने लगेंगे, किस तरीके से बेसिकली उनका कंजम्पशन स्केड्यूल और पैटर्न होगा, जब मैं पूरी नोटिंग कर रहा हूं तो उसको हम क्या बोलेंगे, बिल मटेरियल, जो कौन बना रहा है, इंजीनियरिंग और प्लानिंग डिपार्टमेंट। जबकि मटेरियल रिक्विजिशन नोट नॉर्मली कौन देगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देगा। किसको देगा, स्टोर्स डिपार्टमेंट को देगा कि भैया हम लोगों को इतने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, आप प्रोडक्शन फ्लोर पे भेजिए। सो बिल ऑफ मटेरियल इज अ कंप्लीट शेड्यूल ऑफ कितने कंपोनेंट्स कब कैसे रिक्वायर्ड है, कितने जॉब्स लगेंगे एंड सो ऑन। वेयर एज एमआरएन इज अ डॉक्यूमेंट विच इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द प्रोडक्शन फ्लोर, किसको, स्टोर कीपर को भेजेंगे कि फटाफट आप भेजिए। इट ऑफन सर्व्स द पर्पस ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन, क्यों, क्योंकि इसमें सारी चीजें लिखी हुई है बिल ऑफ मटेरियल में। लेकिन एमआरएन जो है वो बिल ऑफ मटेरियल को नहीं रिप्लेस कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ कोई पर्टिकुलर मटेरियल के स्पेसिफिक चीज के बारे में ही हो रहा है। इसीलिए हमारा जो बिल ऑफ मटेरियल है वो कोटेशन की तरह भी यूज हो सकता है, क्योंकि प्लानिंग डिपार्टमेंट ने उसे बना दिया है। आप उसको जब भेजोगे परचेज डिपार्टमेंट को, तो परचेज डिपार्टमेंट उस बेसिस पे कोटेशंस मंगा सकता है, जबकि एमआरएन का ऐसा कुछ काम नहीं होगा। दैट इज व्हाई बिल ऑफ मटेरियल का अपना यूटिलिटी होता है और मटेरियल रिक्वायरमेंट या मटेरियल रिक्विजिशन नोट, दोनों ही बोलते हैं उसको, उसका अपना काम होता है। ये कुछ क्वेश्चंस है जो रिसेंटली आई थिंक यू विल सी व्हेन यू विल सी द पास्ट पेपर्स, आपको डेफिनेटली गो थ्रू करने ही चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए यहाँ पे पुट फॉरवर्ड किया है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिफाइन इन्वेंट्री कंट्रोल। हमने देखा था कि ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेंट्री कंट्रोल का, वो भी हमने देखा था। एंड उसके बेसिस तो जी हाँ, हमने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटेटिव लिमिट सेट करना, ठीक है, रिलेटिव क्लासिफिकेशन कैटेगराइजेशन कर देना, जैसे कि एबीसी हो गया, वेद हो गया, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग हो गया, ठीक है, एंड इन्वेंट्री कंट्रोल रेशियोज के थ्रू करना। सो ये चार अलग अलग बेसिस थे एंड ऑब्जेक्टिव हमारा वही था कि टाइमली मैनर पे गुड्स का आ जाना, उनका ऑर्डर कर देना और उनके वेस्टेज को रिमूव कर देना, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑप्टिमम हो, ये सारी चीजें। राइट डाउन द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एसोसिएटेड विद द परचेज ऑफ मटेरियल। आपको पता है कैश डिस्काउंट हम लोग ऐड करते हैं, नहीं करते हैं, हटाते हैं, नहीं हटाते, आईजीएसटी सेम, डेम्यूरेज इट्स अ टाइप ऑफ फाइन, पेनल्टी, शॉर्टेज, ठीक है, नॉर्मल रीजंस, अब नॉर्मल रीजंस, बेसिक कस्टम ड्यूटी, कौन सी चीजें ऐड होगी, कौन सी चीजें नहीं होगी। स्टेट हाउ द फॉलोइंग आइटम्स आर ट्रीटेड इन अराइविंग द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज। अगेन सेम पैटर्न, रिटर्नेबल कंटेनर्स अगर आपको ध्यान में हो तो पूरा का पूरा अमाउंट हो या अमाउंट पेड इज लेस देन अमाउंट रिसीव्ड बैक, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा। शॉर्टेज ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन स्पेसिफिकली दी दिया है। और एक और क्वेश्चन है, ठीक है, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल विद एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, वो भी हम लोगों ने कवर अप किया था। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस मटेरियल चैप्टर से फ्रॉम थ्योरी पर्पस आ सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव अगेन रिपीटिंग इज क्विक रिवीजन। आप एक बार मॉड्यूल वापस स्क्रॉल करके घुमा ले तो आपको कुछ और चीजें भी डिजायरेबल है, ध्यान में रहे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इसके अंदर ऑलरेडी कवर्ड है। दैट्स इट फ्रॉम दिस पार्ट।
हम नेक्स्ट एक और पार्ट के साथ आएंगे विच विल बी कवरिंग वन मोर थियोरी चैप्टर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्पस पर्सपेक्टिव, दैट इज बजट एंड बजटरी कंट्रोल वाला चैप्टर। उसके ऊपर हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।